Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बड़ी आंत मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था यानी कि छोटी आंत पढ़ा था, उसके बारे में पूरा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था विद स्ट्रक्चर। आज हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे और इसको भी हम स्ट्रक्चर के साथ ही डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब बड़ी आंत का है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसका पिक्चर दिखाऊंगी, उसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्लियरली। ओके, तो पिक्चर के साथ में समझने में थोड़ी सी ये आसानी होती है कि आपको जब जो चीज़ सामने होती है उसको समझने में दिक्कत कम होती है। तो यहाँ पर हम पिक्चर के साथ में ही इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, एक तो आपका इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का एक ये पिक्चर है। अब इसके दो पिक्चर हैं हमारे पास, तो दोनों पिक्चर से हम समझेंगे। अब चूंकि जो ये वाला पिक्चर है इसमें क्या है कि आपका ये आपका अलग अलग कलर में करके दिया हुआ है, तो इस वजह से आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इस वजह से मैं ये वाले पिक्चर से डिस्कस करूंगी और दूसरा जो पिक्चर है उसमें आपको ये आसानी रहेगी कि उसमें हर एक चीज़ जो है जो कैटेगराइज की गई है इसके पार्ट्स, वो आपको बहुत ही क्लियरली उसमें देखने से समझ में आ जाएगा। तो दोनों ही पिक्चर से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेती हूँ, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। अब इसमें क्या है, जो बड़ी आंत है वो पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है, जो कि छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम के निचले छोर से लेकर के गुदा तक फैला होता है। गुदा का मतलब है एनस, ये यहां पर एनस इसका मतलब है गुदा। ठीक है, यानी कि आपके जो छोटी आंत का निचला वाला भाग होता है इलियम, वहां से स्टार्ट होता है और ये आपका एनस तक फैला हुआ होता है और ये लगभग 1.5 मीटर लंबी नली होती है। कितना बड़ा होता है ये? लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये लंबा होता है आपका जो बड़ी आंत होती है। और ये कुंडलित भी होता है और छोटी आंत के चारों ओर एक आर्क बना लेती है, यानी कि जैसा हमने बताया था कि जो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत से घिरी हुई होती है चारों तरफ से। ओके, अब संपूर्ण बड़ी आंत को कोलन भी कहा जाता है। जो बड़ी आंत है इसको कोलन कहा जाता है और इसको जो है 7 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब यहां पर आप ये पिक्चर आप देखिए, 7 भाग में डिवाइड किया गया है। तो उसमें आपका पहला ये है, पहले की अगर हम बात करें तो वो है आपका अपेंडिक्स, ये पहला भाग है। ठीक है, अपेंडिक्स, अब इसको हिंदी में और क्या कहते हैं, इसको अपेंडिक्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपेंडिक्स है और इसको जो है हम यहाँ पर अपेंडिक्स फिलहाल अलग हो गया। जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो पार्ट है उसको हम कहेंगे सीकम, ये पार्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको हम नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, ये आपका अलग हो गया। तो पहला पार्ट जो होता है वो सीकम है। ठीक है, ये वाला जो येलो वाला पार्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो आपका है सीकम, ये इसमें आपको क्लियरली दिखाई पड़ा हुआ, ये पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट है आपका असेंडिंग कोलन, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं, ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। इसे हिंदी में हम कहते हैं आरोही कोलन, आरोही कोलन बोलते हैं। ठीक है, ये असेंडिंग कोलन है। अब आरोही का मतलब है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, तो नीचे की साइड में आपका सीकम है, अब इसके आगे बढ़ता हुआ है तो इसलिए वजह से इसको असेंडिंग कोलन कहा जा रहा है। तो ये जितना ये ग्रीन पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये आपका असेंडिंग कोलन है। इसके बाद में आ जाता है ट्रांसवर्स कोलन, ये तीसरा पार्ट है। इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन।
इसकी हिंदी है अनुप्रस्थ कोलन। ठीक है, अब ये जो आपका पिंक वाला पर्पल कलर का जो भाग दिखाई पड़ रहा है यहां से लेकर के यहां तक का, ये आपका हो गया ट्रांसवर्स कोलन। अब फिर आ जाता है इसके बाद में अवरोही कोलन, डिसेंडिंग, ये चौथा है आपका, इसे बोलते हैं हिंदी में अवरोही। अवरोही कोलन, डिसेंडिंग मीन्स घटता हुआ। ठीक है, तो आरोही में ये बढ़ता हुआ ऊपर की साइड में था, बढ़ता हुआ है तो इसलिए आरोही इसको बोला जा रहा है। डिसेंडिंग मीन्स ये अब नीचे की साइड में आ रहा है तो इसकी वजह से इसको डिसेंडिंग कोलन कह रहे हैं, हिंदी में इसको अवरोही कोलन बोल रहे हैं। तो ये आपका जो ब्लू वाला पार्ट यहां से लेकर के और यहां तक का है। ठीक है, ये आपका अवरोही कोलन है यानी कि डिसेंडिंग कोलन है। उसके बाद में जो पांचवा भाग है वो आपका सिग्मोइड कोलन। ठीक है, ये पांचवा है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड, या फिर इसको हिंदी में हम कहेंगे, हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं इसको सिग्मोइड कोलन। ओके, तो ये आपके 7 पार्ट हमने बताए थे, लेकिन अगर सिर्फ हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की बात करें तो उसके मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन के, पहला सीकम, दूसरा एसेंडिंग कोलन, तीसरा ट्रांसवर्स, चौथा डिसेंडिंग और पांचवा आपका सिग्मॉइड। इसके अलावा ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से ही जुड़ा हुआ रहता है उसमें है आपका एक तो अपेंडिक्स हो गया, एक पार्ट अपेंडिक्स जिसे कि हम कह रहे हैं वर्मी फॉर्म, इस अपेंडिक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स, और ये जो है आपका रेक्टम जिसे कि हम बोलते हैं हिंदी में मलाशय। ठीक है, और एनस जिसे कि हम बोल रहे हैं गुदा। ठीक है, ये इसको गुदा बोलते हैं, और इसके साथ में ही जो एनस कैनाल होती है उसको गुदा नली बोलते हैं। तो 5 तो आपके ये बड़ी आंत के पार्ट हो गए, और छठवां ये आपका अपेंडिक्स हो गया, 7वां रेक्टम, और ये 7वां जो है एनस हो गया। तो इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो आप कह सकते हो कि ये टोटल आपके 7 भाग हो गए बड़ी आंत में। ठीक है, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स को लेकर के। ओके, अब यहां पर जो दूसरा वाला पिक्चर है इसमें भी वही चीज दिखाई गई है, लेकिन इसमें इन्होंने जो फ्लैक्सर है, फ्लैक्सर मैंने बताया था, फ्लैक्सर का मतलब होता है जो शेप आता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि नैपकिन को फोल्ड करते हैं तो एक तिकोना शेप आता है, या फिर आप एल्बो को अपने फोल्ड करते हो तो जो शेप आ रहा है ज्वाइंट्स पर, तो वो चीज आपका फ्लैक्सर कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है, इसमें इन्होंने इसको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देख सकते हो। अभी आप आगे इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसको देख लेते हैं। पहला है सीकम। ये क्या होता है, दाहिने इलियक फोसा, दाहिने जो इलियक फोसा में स्थित इलियोसिकल जो वॉल्व होता है, ये है आपका इलियोसिकल वॉल्व। ये हम आपको जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया था। इलियोसिकल वॉल्व कहां पर होता है, सीकम और इलियम के बीच में होता है। तो ये आपका जो इलियोसिकल द्वार है उससे लगा हुआ बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है सीकम। और कितना बड़ा होता है ये सीकम, ये आपका 6 सेंटीमीटर होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 6 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच कह सकते हो, या फिर 6 सेंटीमीटर इसको हम बोल सकते हैं। ये लंबा होता है और जो है चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ये इतना चौड़ा है, तो एक थैलीनुमा इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसका जो निचला सिरा होता है वो बंद होता है। ठीक है, तथा ऊपर की ओर ये असेंडिंग कोलन में विलीन हो जाता है, यानी कि अब जब यहाँ से सीकम यहाँ पर खत्म होता है, ये इतना आपका सीकम है। ठीक है, इसके आगे असेंडिंग कोलन स्टार्ट हो गया। तो अब जब असेंडिंग कोलन स्टार्ट होता है तो ये जो सीकम है यहाँ पर ये लुप्त हो जाता है, यानी कि इसमें विलीन हो जा रहा है, यानी कि ये खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ से आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है जिसे कि हम बोल रहे हैं असेंडिंग कोलन। ओके, तो अब जो है आरोही कोलन स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ी आंत का सीकम से ऊपर की जो चढ़ने वाला भाग होता है वो आपका असेंडिंग कोलन होता है, जो कि यकृत के नीचे तक पहुंच करके एकदम से मुड़ कर ट्रांसवर्स कोलन में विलीन हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर एकदम से ऐसे मुड़ रहा है, जिसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं राइट कॉलिक फ्लैक्सर या फिर हिपैटिक फ्लैक्सर। हिपैटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यकृत के नीचे तक पहुंच करके एकदम से मुड़ रहा है। ठीक है,
तो यकृत से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम हिपैटिक फ्लेक्सर बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको राइट कोलिक फ्लेक्सर भी कहते हैं, दाहिने साइड में ये मुड़ रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब यहाँ से अब स्टार्ट हो जा रहा है आपका ट्रांसवर्स कोलन स्टार्ट हो जा रहा है, अनुप्रस्थ कोलन स्टार्ट हो जा रहा है, तो असेंडिंग कोलन यहाँ पर खत्म हो जा रहा है और यहाँ से ट्रांसवर्स कोलन स्टार्ट हो जा रहा है। ओके, अब आता है, अब जो ये आपका अनुप्रस्थ कोलन है, अच्छा ये जो नीचे पहुंच, जब मैं बताया कि ट्रांसवर्स कोलन में विलीन हो जाता है, अब कोलन का जो यह मोड़ है इसी को जो हम यहाँ पर राइट कॉलिक फ्लेक्सर है, इसको हिंदी में बोलते हैं दाहिना कॉलिक वंक कहते हैं। जो फ्लेक्सर है इसको वंक कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं दाहिना कोलिक वंक। फ्लेक्सर को हिंदी में वंक कहते हैं, या फिर इसको हम हिपैटिक वंक भी कह सकते हैं, यानी कि हिपैटिक फ्लेक्सर कह सकते हैं। अब आता है ट्रांसवर्स कोलन। अब जो ट्रांसवर्स कोलन है ये उदर गुहा को दाएं से बाईं ओर पार करता हुआ, यानी कि यहाँ दाईं से आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बाईं तक, यहाँ तक पार करता हुआ प्लीहा यानी कि स्प्लीन जो है उस तक पहुंच करके इसकी निचली सतह से नीचे की ओर एकदम से यहाँ पर आप देख रहे हो कि मुड़ रहा है, ठीक है, एकदम से मुड़ करके अवरोही कोलन में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका जो डिसेंडिंग कोलन है ये आपका अवरोही कोलन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसवर्स कोलन है यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ से आपका डिसेंडिंग कोलन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर अचानक से ये मुड़ जा रहा है, एकदम से मुड़ रहा है, ठीक है। अब कोलन का जो यह मोड़ है वो बाया कोलिक वंक कहलाता है, या फिर इसको हम स्प्लैनिक फ्लेक्सर भी बोल सकते हैं, यानी कि प्लीहा वंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका यकृत की ओर मुड़ रहा था और यहाँ पर आपका स्प्लीन की ओर मुड़ रहा है। ओके, इस वजह से इसको स्प्लैनिक फ्लेक्सर कह रहे हैं। अब यहाँ से आपका डिसेंडिंग कोलन स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि अवरोही कोलन स्टार्ट हो जा रहा है। अब जो बाया कोलिक फ्लेक्सर है, यानी कि जो ये है आपका लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है, इससे नीचे की ओर उतर करके शरीर की मध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। ये जो अवरोही कोलन है, ये जो ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलन है, ये देख रहे हो आप ना, ये आप क्या कर रहा है शरीर की मध्य की ओर, ये इधर की साइड में ऐसे मुड़ रहा है, मध्य की ओर मुड़ रहा है, ठीक है। ये मध्य की ओर मुड़ जाती है और वास्तविक श्रोणी यानी कि जो ट्रू पेल्विस है उसमें पहुंचती है। यहाँ पर पेल्विस होता है तो यहाँ पर ये पहुंचता है और जहां तक यह सिग्मॉइड कोलन कहलाता है। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है वो आपका सिग्मॉइड कोलन कहलाता है। यहाँ से मुड़ रहा है मध्य की ओर, ठीक है, शरीर के मध्य की ओर मुड़ रहा है और ये पेल्विस की ओर पहुंच रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का भाग आपका सिग्मॉइड कोलन कहला रहा है। अब इसके बाद में सिग्मॉइड कोलन जो होता है ये अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का एक लूप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एस के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये एस के आकार का होता है जो सिग्मॉइड कोलन है, जो नीचे जाकर मलाशय में विलीन हो जाता है। यानी कि ये यहाँ पर जब यहाँ से अब आपका रेक्टम स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मलाशय में आकर के ये यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, यानी कि विलीन हो जा रहा है और यहाँ से आपका रेक्टम यानी कि मलाशय स्टार्ट हो जा रहा है। ओके, अब मलाशय की बात कर लेते हैं। तो बड़ी आंत का जो सबसे नीचे का थोड़ा फैला हुआ, लगभग ये थोड़ा फैला हुआ भाग है, आप देख सकते हो, ठीक है, और लगभग 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंच का होता है। कितना? 15 सेंटीमीटर या फिर ये 6 इंच का होता है मलाशय जो आपका रेक्टम है। ओके, और ये 15 सेंटीमीटर लंबा सिग्मॉइड कोलन से गुदीय नली तक का भाग होता है, यानी कि जो आपका ये एनल कैनाल है, यहाँ पर एनल कैनाल, ये एनस है, ठीक है, और ये एनल कैनाल है। तो यहाँ तक का आपका यानी कि सिग्मॉइड कोलन से लेकर के गुदीय नली तक का ये भाग होता है, यानी कि यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये भाग होता है। इसकी रचना कोलन की रचना के समान होती है, परंतु इसकी जो पेशीय परत होती है वो अधिक मोटी, मतलब इसकी जो संरचना है, रचना है, वो आपकी कोलन के ही समान है, बट इसकी जो परत है, लेयर है, वो आपकी कोलन से अधिक मोटी रहती है। अब जो मलाशय की श्लेष्मिक परत है वो 5 से 10 लंबा का था, 2 से 3 अनुप्रस्थ वलय पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो है कुछ मोड़ पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। ओके, चलिए, तो इतना फिलहाल बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो मलाशय है यानी कि जो रेक्टम है, इसके म्यूकोसा
यानी इसमें भी लेयर होती है, म्यूकोसा होगा, सब म्यूकोसा होगा, ठीक है। तो मलाशय की जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा है उसमें क्या है, शिराओं यानी कि वेन्स होती हैं, उनका घना जाल रहता है, जिसे कि हेमोरॉयडल प्लेक्सस कहते हैं, हेमोरॉयडल प्लेक्सस कहते हैं, जो कि शिराओं का घना जाल होता है। जब ये शिराएं फूल जाती हैं, यानी जो वेन से जब ये फूल जाती हैं और इसमें रक्त पूरित हो जाता है, तो इस दशा को अर्श या फिर पाइल्स आपने सुना होगा, तो इसी स्टेज को पाइल्स कहा जाता है। ओके, जब शिराएं फूल जाती हैं। तो चलिए, ये हो गया रेक्टम के बाद। अब हम एनल कैनाल पर जाते हैं, यानी कि गुदीय नली, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो मलाशय की निरंतरता में नीचे और पीछे की ओर चलती हुई गुदा पर खुलने वाली लगभग 4 सेंटीमीटर या फिर आप 1.5 इंच बोल सकते हो लंबी नली होती है, उसी को एनल कैनाल बोलते हैं। कितना होता है ये आपकी 4 सेंटीमीटर या फिर 1.5 इंच नली होती है लंबी, जिसे कि एनल कैनाल कहते हैं या फिर गुदीय नली बोलते हैं। ओके, अब देखिए, जो मलाशय के लंबाकार जो वलय है, यानी कि जो लंबाकार जो वलय है, जो मोड़ है, उसके नीचे गुदीय नली में यानी कि एनल कैनाल में, मलाशय के नीचे आपका एनल कैनाल है, तो उसमें क्या है, उसको ये चले जाते हैं, जो लंबाकार वलय है वो आपका मलाशय से लेकर के नीचे गुदीय नली में चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अनैच्छिक वृत्ताकार चिकनी पेशियां जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, ठीक है। यानी जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो आपकी यहाँ पर जब आती हैं, यानी कि यहाँ पर एनल कैनाल पर जब पहुंचती हैं, नीचे गुदीय नली में पहुंचती हैं, तो क्या होती हैं, वो मोटी हो जाती हैं। और जो आंतरिक गुदीय संकोचनी यानी कि जो इंटरनल आपकी एनल स्फिंक्टर है, वो उसका निर्माण करती हैं। यानी कि अब जो आपका एनल कैनाल है उसमें भी आपका एक एक्सटर्नल और इंटरनल दो जो है स्फिंक्टर होते हैं, यानी कि दो आपके, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य एनल स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है। अब जो बाह्य गुदीय संकोचन यानी कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, वो आपकी गुदीय नली यानी कि जो एनल कैनाल है एवं गुदा यानी कि एनस को बंद किए रहती है। तो इस स्फिंक्टर का हमने बताया था जो काम ही होता है, ये क्या होता है कि बंद रहता है हमेशा, जब जरूरत पड़ती है तब ये खुलता है और एक अंग से दूसरे अंग के जो भी पदार्थ हैं उनको जो है उनको कंट्रोल करता है और वापस जाने से रोकता है। तो ये स्फिंक्टर का काम होता है, संकोचनी का काम होता है। तो इसमें भी स्फिंक्टर लगे होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। तो जो बाहर के साइड में जो स्फिंक्टर लगे होते हैं वो एनल कैनाल और जो एनस है उनको बंद किए रहती हैं। केवल ये तभी खुलती हैं जब मल विसर्जन करना होता है, यानी कि डेफिकेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसी टाइम पर ये सिर्फ खुलते हैं, अन्यथा हमेशा ये बंद रहते हैं। ओके, तो स्फिंक्टर का यही काम है, जब जरूरत पड़ती है तभी ये ओपन होते हैं, अदरवाइज ये हमेशा बंद ही रहते हैं। तो ये आपका पूरा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका काम क्या है, बड़ी आंत का क्या कार्य है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बड़ी आंत का जो काम है वो जल है, लवण है और जो विटामिन हैं इनका अवशोषण करना है, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब करना है। और जो भी काइम है जो कि अर्ध द्रवीय पदार्थ है यानी कि सेमी लिक्विड में है, उस काइम को कुछ अर्ध ठोस मल यानी कि फीसेस में उसका परिवर्तन करना होता है। तो बड़ी आंत यही काम करता है, जो जल है, लवण है और जो विटामिन है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो काइम है उसको क्या करता है, उसको फीसेस में परिवर्तन उसका कर देता है, जो कि अर्ध ठोस मल होता है, ठीक है, उसमें उसका परिवर्तन कर देता है बड़ी आंत। अब जब काइम छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है तो इसका पूर्ण पाचन हो चुका होता है और केवल कुछ मात्रा में जो जल है, लवण है, विटामिन से वो अवशोषित होने के लिए शेष रह जाते हैं। जब तक बड़ी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जब तक पहुंचता है तब तक ये पूर्ण पाचन हो चुका होता है काइम का, ठीक है। अब जो भी जल, लवण और विटामिन बचते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद में बड़ी आंत में जो विटामिन के है और विटामिन B12 है,
ठीक है, जिन्हें कि साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। तो विटामिन के और विटामिन B12 का जो संश्लेषण है, यानी कि इनकी सिंथेसिस करने वाले जो आंतरिक जीवाणु हैं, यानी कि जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो यहीं पर पाए जाते हैं। यानी विटामिन के और विटामिन B12 को जो सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिनका संश्लेषण करने वाले जो जीवाणु हैं, वो बड़ी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, और मल का जो शुष्क भाग है, यानी कि जो ड्राई मैटर होता है, उसका लगभग 25 से लेकर 50% जो भाग होता है, इन्हीं जीवित या फिर मृत जो जीवाणु हैं, उन्हीं का बना होता है। यानी कि जो भी फीसेस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं, उनका जो ड्राई मैटर होता है, उसका लगभग 25 से लेकर 50%, 25 से लेकर 50% जो भाग होता है, वो इन्हीं जो जीवाणु हैं, आंतरिक जीवाणु, वो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया हैं, वो चाहे जीवित हो या फिर मृत हो, उन्हीं के बने होते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि बड़ी आंत में जो जीवाणु पाए जा रहे हैं, वो विटामिन के और B12 को सिंथेसाइज करते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं। ओके, चलिए, तो ये बड़ी आंत की बात हो गई। अब जो फीसेस है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ये मल की बात हम कर रहे हैं, वो सामान्यतः प्रतिदिन क्या होता है, शरीर से ये औसतन मल या फिर जिसे हम फीसेस कह रहे हैं, ये क्या होता है, हमारे शरीर से प्रतिदिन कितना, लगभग औसतन अप्रॉक्स बताया जा रहा है, मतलब एवरेज 150 ग्राम जो मल है, वो हमारे शरीर से निकल जाता है। पर डे की बात है ये। अब इसमें जो 150 ग्राम है, उसमें आपका 100 ग्राम जल होता है और 50 ग्राम आपका ठोस पदार्थ होते हैं। तो इतना फीसेस हमारे पर डे हमारे शरीर से एक्सक्रीट होता है, यानी कि निष्कासित हो जाता है। अब मल में जल एवं जीवाणु के अतिरिक्त वसा है, नाइट्रोजन है, बाइल पिगमेंट्स हैं, और जो अपचित भोज्य पदार्थ जैसे कि सेलुलोज हो गया एवं रक्त है, और आंत की जो भित्तियों के अन्य व्यर्थ पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, वो भी इसमें रहते हैं। और जो मल का सामान्य ब्राउन कलर है, ब्राउन रंग है, वो किसी कारण होता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि जो RBC हैं, उनके उत्पादों से, उनके उत्पादों के जो बाइल पिगमेंट्स या फिर जिन्हें हम बिलरुबिन बोलते हैं, उनमें परिवर्तन होने के कारण होता है। यानी कि जो RBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, तो क्या होती हैं, वो बिलरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है, उनमें परिवर्तित हो जाती हैं। तो इन्हीं के कारण, इन बिलरुबिन में परिवर्तन होने के कारण ही जो फीसेस है, मल है, उनका जो है सामान्य ब्राउन कलर होता है। ओके, अब भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा अगर है, तो जो फीसेस में स्मेल आती है, तो वो आपकी प्रोटीन की अधिक मात्रा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है फीसेस के बारे में। चलिए, अब आते हैं पैनक्रियाज पर, जो नेक्स्ट है हमारा बड़ी आंत के बाद में हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय। फटाफट इसको देख लेते हैं। तो ये आपका जो लास्ट है, यानी कि हमने छोटी आंत पढ़ लिया, बड़ी आंत पढ़ लिया, आमाशय पढ़ लिया, अब है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय है। ये लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमें पढ़ना है। जो पैनक्रियाज, ये एक मुलायम गुलाबी सी भूरी चपटी, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर या फिर 5 से 6 इंच कह सकते हैं, लंबी ग्रंथि होती है। ये क्या है, एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। और ये कितनी बड़ी होती है, ये लगभग आपकी 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी, या फिर हम कह सकते हैं 5 से 6 इंच ये लंबी होती है। ठीक है, ये एक ग्लैंड है जो कि आमाशय के पीछे, जो पीछे का जो उदरीय भित्ति के सहारे, ये मतलब उस आड़े रूप में, ट्रांसवर्स रूप में वहां पर स्थित होती है। ओके, और ये ड्यूोडेनम से प्लीहा तक फैली होती है, यानी जो आपका छोटी आंत का जो सबसे पहला वाला पार्ट है ड्यूोडेनम, वहां से लेकर के
स्प्लीन जहां पर होता है, प्लीहा, वहां तक ये फैली होती है। और इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? चलिए इसका भी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 भाग इसके जो हैं, तो पिक्चर के माध्यम से हम समझ लेते हैं कौन कौन से भाग हैं इसके। तो इसके भी हम 2 पिक्चर्स हैं। पहले इस पिक्चर को हम देख लेते हैं, उसके बाद में दूसरे पिक्चर को भी देख लेंगे। एक ये पिक्चर है, ठीक है, और इसके बाद में जो दूसरी पिक है वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे आपको समझाने में फिर आसानी रहेगी। ओके, चलिए तो ये है आपका पैनक्रियाज का पिक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो मैं बता रही थी कि जो पैनक्रियाज है उसके भी 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग है जिसे कि हम बोलते हैं हेड, हिंदी में कहेंगे इसको हम शीर्ष, ठीक है, ये पहला भाग है, हेड है। दूसरा भाग है इसका बॉडी, जिसे कि हिंदी में कहेंगे हम काय। ये बॉडी होगी, ये इसका हेड होता है, ये इसकी बॉडी है, और तीसरा है इसका टेल, ये तीसरा भाग है जिसे कि हम पूंछ इसकी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेड होता है, बॉडी होती है, और इसका टेल होता है। ये हेड है, ये बीच में बॉडी इसकी होगी, और ये लास्ट जो होगा वो ये आपका टेल हो गया। तो 3 पार्ट होते हैं। जो इसका हेड है या पैनक्रियाज का सबसे चौड़ा भाग होता है, तो आप देख ही सकते हो ये सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है। और जो उदर गुहा में दाईं ओर डियोडनम की, जो डियोडनम आपका ये है डियोडनम, ठीक है, डियोडनम ये जो सी आकार का बना हुआ है, देख सकते हो आप, ये डियोडनम है सी आकार में। तो ये डियोडनम की जो सी आकृति है, यानी डियोडनम की जो आकृति है उसकी अवतलता यानी कि कनकेविटी में स्थित होता है, यानी कि इसकी कह सकते हो इसकी गहराई में ये स्थित होता है। तो यहां पर देख सकते हो आपका ये डियोडनम है, और इसकी गहराई में ये यहां पर है, इसकी गहराई में यानी कि इसकी कनकेविटी में ये स्थित है, इसका जो हेड है, ठीक। तो पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा, और सबसे चौड़ा भाग होता है। अब इसकी जो बॉडी है ये पैनक्रियाज का मुख्य भाग होता है, इसकी जो बॉडी है, जो आमाशय के पीछे तथा दूसरी जो, हाँ, ये आमाशय के पीछे की साइड में होता है, जो बॉडी है इसकी ये आमाशय के पीछे की साइड में होता है, और यह काय एवं जो पुच्छ के बीच का भाग होता है। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर हेड और ये टेल दोनों के बीच का भाग है। अब आता है तीसरा आपका टेल, ये पैनक्रियाज की का बाईं ओर का जाने वाला, ये बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर का जाने वाला सकरा और नुकीला भाग होता है। तो ये देख सकते हो ये थोड़ा सा नुकीला यहाँ पर होता है, और सकरा भी, जितना कि आपका हेड चौड़ा भाग है उससे ये सकरा है, ठीक है, नैरो है, जो कि बाएं वृक्क के सामने स्थित होता है। यानी कि जो आपका ये टेल है ये आपका जो लेफ्ट किडनी होती है उसके सामने ये स्थित होता है तथा प्लीहा तक फैला रहता है, ठीक है। तो ये सब पता ही था कि ये डियोडनम से लेकर के आपका प्लीहा तक फैला होता है। तो ये आपका पिक्चर हो गया, ठीक है। अब इसकी जो सूक्ष्म संरचना यानी कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी अगर हम देखें तो, अच्छा, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये कॉमन बाइल डक्ट है,
ये और पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी पैनक्रियास के अंदर जो होगा वो पैनक्रियाटिक डक्ट होगा और ये कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरा वाला पिक्चर है यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पर भी हेड, बॉडी और ये टेल है और ये आपका है डिओडेनम। ओके, अब जो है जो माइक्रोस्कोपिक इसकी सूक्ष्म संरचना की अगर हम बात करें तो जो अग्न्याशयिक ऊतक है वो आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, यानी कि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इस वजह से जो पैनक्रियाज है, चूंकि एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, तो इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों टाइप के ग्लैंड में आता है, यानी कि ये दोनों टाइप की ग्रंथि है। तो ये अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, तो उसका आंसर होगा आपका पैनक्रियाज। ओके, अब बहिस्रावी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाओं के समूह बनाती हैं जिन्हें कि एसिनाई या फिर एक्नी बोलते हैं, एसिनाई। ठीक है, ये कहते हैं जो कोशिकाओं का समूह बनाती हैं, जो बहिस्रावी कोशिकाएं होती हैं, इनको एसिनाई कहा जाता है। ये अंगूरों के गुच्छों की तरह दिखाई पड़ती हैं। ओके, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरीके से दिखाई देती हैं और इनसे छोटी आंत में पाचक एंजाइम्स स्रावित होते हैं, यानी कि जो हमने कहा था आपको, जो डिओडेनम में आपका ये पैनक्रियाटिक डक्ट वहां पर खुलता है और वहां पर जो पाचक एंजाइम का श्रावण होता है वो इन्हीं से होता है। ठीक है, ये इनसे छोटी आंत में पाचक एंजाइम का श्रावण होता है। अब जो अग्न्याशय है वो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर रसों का उत्पादन करता है, यानी कि पैनक्रियास में आपका 1.5 लीटर जो पैनक्रियाटिक जूस है, रस है, उसका उत्पादन होता है 1.5 लीटर। ठीक है, और ये कब है? पर डे, प्रतिदिन 1.5 लीटर जो है रस का उत्पादन करता है। ओके, अब जो एसिनाई के बीच बीच में क्या होता है, विशिष्ट अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो कि एक जालनुमा रचना बनाती हैं जिसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं। अब इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये आपने सुना होगा कि पैनक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। तो यही जो एसिनाई मैंने बताया कोशिकाओं का जो समूह होता है, बहिस्रावी कोशिकाओं में जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको एसिनाई बोलते हैं। और इस एसिनाई में बीच बीच में जो विशिष्ट स्पेशली अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो कि एक जालनुमा संरचना बनाती हैं और इसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और ये जो द्वीपिकाएं हैं यानी कि जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है, यानी कि सिक्रीशन होता है जो कि सीधे रक्त प्रवाह में जाता है। तो ये कह सकते हो कि जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ठीक है, जिन्हें कि हम कह रहे हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हैं, यहां से किस चीज का श्रावण होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, यहां से तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन कहां से इसका सिक्रीशन होता है? तो ये इसका पैनक्रियाज से होता है और पैनक्रियाज में भी कहां से होता है? तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है और ये सीधे रक्त प्रवाह में जाता है। तो चूंकि आप एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये हमने आपको बताया हुआ है, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, तो उसमें जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है उसमें डिफरेंस यही होता है, जो एक्सोक्राइन होता है तो वहां से जो भी एंजाइम्स हैं और जो भी रस का श्रावण होता है वो आपके डायरेक्ट रक्त में नहीं जाते हैं बल्कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें जाते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स का जो श्रावण होता है, सिक्रीशन होता है, वो डायरेक्ट रक्त प्रवाह में जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो आपका बहिस्रावी कोशिकाएं इसमें थी ही और साथ साथ में अब यहाँ पर जो इंसुलिन हार्मोन का श्रावण हो रहा है वो सीधे कहाँ जा रहा है? रक्त प्रवाह में जा रहा है। इस वजह से जो अग्न्याशय है आपका पैनक्रियाज है उसका काम जो है
पाचक एंजाइम का भी श्रावण करना है और साथ साथ में अंतःस्रावी यानी कि इंसुलिन हार्मोन का भी श्रावण कर रहा है जो कि रक्त प्रवाह में जा रहा है। इसलिए ये आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड में आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अग्न्याशयी रस का जो सिक्रीशन होता है उसको देख लेते हैं। जब मुख में, हमारे माउथ में स्थित जो स्वाद कलिकाएं यानी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भोजन के संपर्क में आती हैं तो जो आवेग हैं वो हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं यानी कि हमारे ब्रेन में पहुंचाती हैं आवेगों को। ठीक है, फिर उसके बाद में वो वेगस तंत्रिका के माध्यम से अग्न्याशय को स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो जब हमारे मुंह में स्थित जो टेस्ट बड्स हैं, जो स्वाद कलिकाएं हैं, जब वो भोजन के संपर्क में आती हैं तो हमारे ब्रेन में तंत्रिकाओं के माध्यम से यानी कि जो नर्वस टिश्यूज हैं उनके माध्यम से हमारे ये ब्रेन में पहुंच रही हैं और ब्रेन से क्या हो रहा है, फिर वहां पे नर्वस टिश्यूज के माध्यम से ये पैनक्रियास को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। यानी जो हमारा ब्रेन की जो नर्वस टिश्यूज हैं वो हमारे पैनक्रियास को, अग्न्याशय को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, उद्दीप्त करती हैं। जब आंशिक रूप से पचित जो काइम है वो आमाशय से डियोडनम में पहुंचता है तो आंतों द्वारा जो श्रावित दो हार्मोन्स हैं, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, इसके द्वारा अग्न्याशय की क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि जब जो आंशिक रूप से पचित काइम है, जो काइम है वो पूरी तरीके से तो पचा नहीं होता है, वो आंशिक रूप से पचा हुआ होता है। तो ये जो काइम है जब आपके आमाशय से यानी कि पेट से डियोडनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला वाला पार्ट है डियोडनम में पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है कि जो आंतों हमारी इंटेस्टीन में दो हार्मोन्स हैं, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये आंतों हमारे इंटेस्टीन में ये सिक्रीट होते हैं, दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इनके द्वारा जो पैनक्रियाज है उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और बढ़ने के बाद जब ये बढ़ती है तो क्या होता है, जो अग्न्याशयी रस है यानी जो पैनक्रियाटिक जूस है वो सिक्रीट होने लगता है, उसका स्राव बढ़ जाता है और इस तरीके से जो अग्न्याशयी रस है वो केवल पाचन के समय ही श्रावित होता है। ठीक है, यानी कि जब भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट करना होता है, उसका पाचन करना होता है, तभी जो है पैनक्रियाटिक जूस का श्रावण होता है। ठीक है, तो इसी वजह से कि जब अब अगर हम इसको ओवरऑल समझें तो जब भी हमारे मुंह में जो टेस्ट बड्स हैं वो भोजन के संपर्क में आती हैं तो वहां से क्या होता है, जो सूचना है वो हमारे दिमाग तक पहुंचती है। फिर दिमाग में जो नर्वस टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, वो पैनक्रियास को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो आंशिक रूप से पचित काइम है वो हमारे आमाशय से डियोडनम में पहुंचता है। वहां पर इंटेस्टीन में जब डियोडनम में पहुंचा, इंटेस्टीन में पहुंचा और वहां पर दो हार्मोन सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, दो हार्मोन्स का जो वो उनका श्रावण होता है, वहां पर सिक्रीट होते हैं और वो क्या करते हैं, पैनक्रियास की क्रियाशीलता एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से जो भोजन है वो उसका पाचन हो जाता है। ओके, तो ये ओवरऑल आपका जो पैनक्रियाटिक जूस का किस तरीके से वो भोजन को पचाता है उसका काम हो गया। ओके, अब ये आपका पैनक्रियास का हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा लिवर। चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं फटाफट। लिवर मीन्स हिंदी में इसको हम कहेंगे यकृत, या फिर इसको हम जिगर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लिवर। इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है लिवर को, तो इसको भी हम पिक्चर के माध्यम से ही समझेंगे। अब देखिए जो लिवर है ये यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जिसका वयस्क में यानी कि एक एडल्ट में जो इसका वेट होता है वो लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। कितना, इसका जो वेट है वो लगभग कितना होता है, 1.5 किलो एक एडल्ट में, नॉर्मल एडल्ट में 1.5 किलो का होता है। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वह है आपकी लिवर, यकृत है। ठीक है,
और ये होता कहाँ है, ये जो हमारा उदर गुहा है, ठीक है, उसके ऊपरी दाहिने भाग में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। तो पिक्चर हमने आपको दिखाया हुआ था, डायफ्राम कहाँ पर होता है, तो ये डायफ्राम में जो उदर गुहा है उसके ऊपर दाहिने भाग में, राइट साइड में जहां पर डायफ्राम होता है उसके नीचे स्थित होता है। ओके, अब इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो उत्तल होती है यानी कि कॉन्वेक्स होती है, और जो निचली सतह होती है वो कनकेव होती है यानी कि अवतल होती है, जिसके नीचे आमाशय ड्यूोडेनम का प्रथम भाग तथा बड़ी आंत का दाहिना भाग स्थित होता है। और जो इसका बायां किनारा है वो कुछ नुकीला और थोड़ा सा ब्लंट होता है, जैसे कुंद नहीं तो ब्लंट होता है, जिसमें कि बिल्कुल भी धार नहीं होती है, तो उस टाइप का होता है। बायां जो किनारा होता है कुछ नुकीला होता है, और जो दायां किनारा है वो आपका नुकीला नहीं होता है, ब्लंट फॉर्म में होता है। तो इसको चलिए इसका भी हम पिक्चर देख लेते हैं, तो जो चीजें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो समझ में आएगी आपको। लिवर, हाँ ये है, इसका भी हम पिक्चर देख लेते हैं, कुछ समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये है लिवर का पिक्चर। अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसा हम बता रहे थे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो आपको पता ही चल गया है, और कहाँ होता है, डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, और इसका जो ऊपरी वाला भाग है ये आप देख सकते हो, ऊपरी भाग जो है वो आपका कन्वेक्स उत्तल होता है, और जो निचली सतह होती है इसकी वो आपकी अवतल कनकेव होती है। ठीक है, और इसके नीचे आपका यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आमाशय जो हमने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट दिखाया था तो उसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आमाशय ड्यूोडेनम का पहला भाग और बड़ी आंत का जो दाहिना भाग होता है वो स्थित होता है। ठीक है, और बायां किनारा जैसा हमने बताया कि जो बायां किनारा है ये यहाँ पर देख सकते हो, ये बायां किनारा है आपका, ये थोड़ा सा नुकीला होता है, और जो दायां किनारा है ये आपका कुंद ब्लंट होता है, ब्लंट यानी कि नुकीला नहीं होता है ये। चलिए अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो जो यकृत है वो संयोजी ऊतक के एक आवरण जिसे कि ग्लीसंस कैप्सूल कहते हैं उससे ढका हुआ होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो यकृत है आपका लीवर है वो संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से ढका हुआ होता है, और इस जिस आवरण से वो ढका हुआ होता है उसको बोलते हैं ग्लीसंस कैप्सूल, इसे कहते हैं ग्लीसंस कैप्सूल। ठीक है, ये इसका आवरण होता है, इसके चारों ओर इसी से ये ढका होता है। ठीक है, अब जो यकृत के खंड हैं बहुत से छोटे छोटे खंडकों यानी कि लोब्यूल्स से मिल करके बने होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक, और इसमें अब अधिकांश जो खंडक होते हैं वो लगभग 1 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं, यानी कि जो इसके खंड होते हैं, जो इसके जो लोब्यूल्स होते हैं वो आपके लगभग 1 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं, और इनमें केंद्रीय शिरा यानी कि सेंट्रल वेन भी रहती है। तो इसमें तो आपका सेंट्रल वेन नहीं दिखाई पड़ी, एक पिक्चर में आपको और दिखाती हूँ तो उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस पिक्चर से आपको जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर सेंट्रल वेन के बारे में वो चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। इसमें देख सकते हो आपका। ठीक है, ये आपका लिवर का स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते जैसे हम बता रहे हैं कि ये बहुत से छोटे छोटे खंडकों लोब्यूल से मिल करके बना होता है। ठीक है, अब ये जो लोब्यूल्स हैं ये पंचकोणीय या फिर षटकोणीय आकृति के होते हैं, तो ये आप आकृति इसकी देख सकते हो।
ये इसकी आकृति है। ओके, अब जैसे हमने बताया कि जो इसके लोब्यूल्स होते हैं वो 1 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं और इसमें सेंट्रल वेन होती है। तो यहाँ पर ये है सेंट्रल वेन, केंद्रीय शिरा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है केंद्रीय सेंट्रल वेन होती है जिसे कि हम केंद्रीय शिरा कहते हैं। ओके, अब खंडकों के भीतर यकृत कोशिकाएं यानी कि यकृत कोशिकाएं एक कोशिका मोटी वाली परतों में व्यवस्थित रहती है, यानी कि जो हिपैटोसाइट्स हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हो हिपैटोसाइट्स, यानी जो खंडक है ये जो लोब्यूल्स है। अब देखिए यहाँ पर ये लीवर है, लीवर में यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा पार्ट ये ले लिया, कई सारे लोब्यूल्स हैं। अब एक लोब्यूल को ले लिया, अब इसके अंदर में ये संरचना इसको दिखाया जा रहा है। अब एक लोब्यूल्स में दिखा रहे हैं सेंट्रल वेन होती है। हिपैटोसाइट्स जो हैं ये आपकी यकृत की कोशिकाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं उनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। हिपैटिक मीन्स यकृत हो गया, ठीक है, हिपैटिक का मतलब हो गया यकृत, लिवर, और जो साइट्स हैं यानी कि कोशिकाएं सेल्स हो गई, तो हिपैटोसाइट्स इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हिपैटोसाइट्स हैं। ओके, और जो ये हिपैटोसाइट्स हैं ये आपकी केंद्रीय शिरा जो है इससे खंडक के किनारे की ओर फैली होती हैं। यहां से आप देख सकते हो जो हिपैटोसाइट्स हैं ये आपकी केंद्रीय शिरा से लेकर के किनारे की ओर फैली हुई हैं। तो पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है किनारे की साइड में ये फैली हुई हैं हिपैटोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं। ओके, अब प्रत्येक खंडक के कोने यानी कि कॉर्नर में एक पोर्टल एरिया होता है जो कि पोर्टल शिरा, यकृत धमनी और पित्त वाहिका एवं तंत्रिका की शाखाओं से मिल करके बना होता है। यानी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आप देख सकते हो, जो प्रत्येक खंडक यानी कि जो प्रत्येक लोब्यूल्स है उसका जो कोना होता है वो आपका उसमें क्या क्या चीजें हैं, पोर्टल वेन है, ये दिख रहा है आपको, ये पोर्टल वेन है, यहाँ पर बाइल डक्ट भी है, हिपैटिक आर्टरी भी, हिपैटिक आर्टरी यानी कि इसको हम कह सकते हैं यकृत धमनी। इतनी चीजें होती हैं एक लोब्यूल के कॉर्नर में, कोने में इतनी सारी चीजें होती हैं। यकृत धमनी है, बाइल डक्ट, ठीक है, यानी कि बाइल वाहिका ये है, और पोर्टल वेन है, ठीक है, यानी कि पोर्टल शिरा है। तो इतनी सारी होती हैं। इसे पित्त वाहिका, बाइल डक्ट जो है इसको बोलते हैं पित्त वाहिका। ये एक लोब्यूल के कोने पर होती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर हर एक कोने में है। तो प्रत्येक खंडक के कोने पर ये होती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका जो लोब्यूल्स था उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि लिवर का काम क्या है। तो अब यकृत के काम के बारे में बात करते हैं। तो जो यकृत है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यानी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भोजन के पोषक तत्वों को ऊतकों के उपयोग्य बनाता है। यानी कि ऊतक जो है जिस फॉर्म में पोषक तत्वों का यूज करते हैं उस फॉर्म में वो आपका यकृत लिवर उनको कन्वर्ट करता है, उस योग्य बनाता है जिससे कि जो ऊतक है टिश्यूज है वो उनका उपयोग कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संचयित भी रखता है, यानी कि उनको स्टोर करके रखने का भी काम आपका लिवर ही करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि लिवर बहुत सारे काम करता है। क्या क्या काम करता है, इसके अगर हम कार्य की बात करें तो ये क्या क्या काम कर रहा है। तो एक तो पहला काम चयापचय का काम करता है, मीन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, संग्रहण का काम करता है, यानी कि स्टोरेज का काम करता है, स्टोर करता है। उसके अलावा श्राव का काम करता है, यानी कि सिक्रीट करता है। और इसके अलावा ये उत्सर्जन का भी काम करता है, यानी कि ये एक्सक्रीशन भी करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यकृत है वो आपका चयापचयी, संग्रही, श्रावी, ठीक है, और इसके अलावा उत्सर्जन में भी ये लगा रहता है। यानी कि इतने सारे काम जो है आपका यकृत करता है, यानी कि लिवर करता है।
ओके। अब इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि जो चयापचयी है यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें क्या क्या चीजें ये करता है। तो जैसे जो कार्बनिक यौगिक है उनको अमीनो एसिड्स, उनसे अमीनो एसिड्स को अलग करता है। जो अधिकांश प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण भी आपका लिवर ही करता है। ओके। इसके अलावा रक्त से बिलिरुबिन को अलग करता है। गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है आपका लिवर। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन्स हैं उनको वसा में भी परिवर्तित करता है, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स हैं जब अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो उनको क्या करता है, फैट में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में स्टोर कर देता है। ओके। तो ये काम भी ये करता है। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनका भी निर्माण करता है। और इसके अलावा जो बहुत सारी औषधियां हैं, दवाएं हैं और जो विषैले पदार्थ हैं, पॉइजनस जो पदार्थ हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का भी काम आपका लिवर ही करता है। कैरोटीन से विटामिन ए का सिंथेसिस करता है, यानी कैरोटीन से जो विटामिन ए में कन्वर्जन होता है वो भी आपका विटामिन ए ही करता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज और जो एंटीटॉक्सिन्स हैं उनका भी निर्माण आपका लिवर करता है। तो ये सारी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आ गया। इसके बाद में हम स्टोरेज फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टोरेज फंक्शन में आपका यकृत जो है ये बहुत सारी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा स्टोर करके रखता है और शरीर की जब भी जरूरत पड़ती है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार एंजाइम्स की मदद से यह ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। जब भी हमें ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर करके रखता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और उसको फिर स्टोर करके रखता है। और जब कभी भी हमें जो है ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, हम जैसे भोजन के माध्यम से हम कम मात्रा में ग्लूकोज अगर ले रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर है तो उसको फिर से एंजाइम की मदद से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और उस ग्लूकोज का फिर उपयोग कर लिया जाता है। और इसके अलावा इसमें वसा में जो घुलनशील विटामिन है जैसे कि ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल, ये जो एंटी एनेमिक फैक्टर है जैसे कि विटामिन B12। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा जो जो चीजें मैं यहां पर बोल रही हूं। जो है एंटी एनेमिक फैक्टर, एंटी एनेमिक फैक्टर, ये क्या है आपका विटामिन B12, विटामिन B12 है। ठीक है, इसको और आहार से जो प्राप्त अमाइनो एसिड्स हैं उनको भी स्टोर करने का ये काम करता है, यानी कि ए, डी, ई के विटामिन और विटामिन B12 और जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको भी स्टोर करने का ये काम करता है। अब इसका जो सेक्रेशन का काम है उसमें देख लेते हैं। अब ये जो है मुख्य का ये क्या करता है, पित्त यानी कि बाइल का श्रावण करता है। तो जो आपका लिवर है वो क्या करता है, बाइल यानी कि जिसे हम बोलते हैं पित्त, इसका श्रावण करता है यानी कि इनका सिक्रीशन करता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बाइल कहां से सिक्रीट होता है या फिर कहां से उत्पन्न होता है, तो ये आपका लिवर से होता है। ठीक है, अब जो बाइल है वो यकृत की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाला एक गाढ़ा पीला हरा द्रव होता है और ये क्षारीय होता है जिसमें कि जल, सोडियम कार्बोनेट और बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, म्यूसिन, लेसिन, ये सारी चीजें आपके बाइल में पाई जाती हैं, यानी कि पित्त में पाई जाती हैं। बाइल पिगमेंट्स और बाइल जो है सॉल्ट पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, जल, सोडियम कार्बोनेट, म्यूसिन, लेसिन, ये सारी चीजें आपके बाइल के अंदर पाई जाती हैं और ये क्षारीय होता है। अब अगर हम ये बात करें कि कितना जो है बाइल का ये श्रावण करता है, तो यकृत जो है प्रतिदिन पर डे ये 1 लीटर जो है पित्त स्राव करता है, यानी कि इसको सिक्रीट करता है। हर दिन 1 लीटर बाइल को सिक्रीट करता है और लीवर तो सिक्रीशन का काम कर रहा है बाइल का, लेकिन अब ये स्टोर कहां होता है, तो जो बाइल है वो आपका वो लिवर से सिक्रीट होता है। ठीक है, और स्टोर कहां पर होता है, ये स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में, जिसे कि हम कहते हैं पित्ताशय।
ठीक है, तो पित्ताशय से इसका नाम भी पड़ा हुआ है, यानी कि लिवर से सिक्रीट होता है और स्टोर होता है आपका पित्ताशय में, यानी कि गाल ब्लैडर में। अब क्या होता है, जब भोजन आमाशय से डियोडनम में पहुंचता है, यानी कि पेट से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो पित्ताशय गाल ब्लैडर डियोडनम में पित्त को ढकेल देता है, ठीक है, यानी कि भेज देता है। पित्ताशय डियोडनम में पित्त को, बाइल को भेज देता है वहां पर, जहां वह वसाओं को, यानी जो फैट वहां पर होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सीकृत करता है। और इमल्सीकृत करने का मतलब है उनको तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, जो फैट है उनका वहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पित्त है, बाइल है, वो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आप जो पित्त का श्रावण है, यानी जो इनका सिक्रीशन है, इसके अलावा आपका ये लिवर तो कर ही रहा है, इसके अलावा जो केमिकल प्रोसेस हो रही है और जो हार्मोनल प्रोसेस हो रही है, यानी जो सेक्रेटिन इसमें का श्रावण हो रहा है, और जो तंत्रिका तंत्र हैं, यानी जो नर्वस टिश्यूज हैं, वो उनकी क्रिया विधियों से भी इनका जो बाइल है उसका श्रावण बढ़ जाता है। यानी कि लिवर तो सिक्रीट कर ही रहा है, 1 लीटर पित्त हर दिन जो है इनको उत्पन्न ही कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में जो आपकी जो केमिकल प्रोसेस हो रही हैं, हार्मोनल प्रोसेस हो रही हैं, और जो नर्वस सिस्टम की जो क्रियाविधियां हो रही हैं, तो उनके द्वारा भी जो है बाइल का श्रावण बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका लिवर के बारे में। अब जो लास्ट है तो गाल ब्लैडर, इसके बारे में हमें फिलहाल डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो काफी कुछ हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया है। इसमें से मेनली जो क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में क्या होता है, आपका जो बाइल है वो स्टोर होता है। अब इसका अगर हम आकार की बात करें गाल ब्लैडर की, तो ये जो है छोटी नाशपाती के आकार का थैलीनुमा अंग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये पिक्चर हमने यहाँ पर लिवर की थी, इसमें आपका नहीं, इसमें तो नहीं है, कहाँ पर था, हाँ यहाँ पर ये देख सकते हो, ये पिक्चर है गाल ब्लैडर का, पित्ताशय, ठीक है, ये पित्ताशय का की फोटो है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये छोटी नाशपाती के आकार का थैलीनुमा अंग होता है, जो यकृत के, यानी कि लिवर के दाहिने खंड, ठीक है, जो इसका राइट वाला लेब्यूल्स होता है यकृत का, उसकी निचली सतह पर जो गहराई होती है उसमें ये रहता है। ओके, अब पित्ताशय में जो मैंने बताया, यकृत से जो निकला पित्त होता है, बाइल होता है, वो यहाँ पर स्टोर होता है, और यह औसतन 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी जो आपका गाल ब्लैडर है वो कितना लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसमें 30 से लेकर के 60 मिलीलीटर पित्त संचित हो सकता है। कितना, पित्ताशय में 30 से लेकर के 60 मिलीलीटर पित्त स्टोर होता है, बाइल स्टोर हो सकता है, ठीक है, इतना 30 से लेकर के 60 मिलीलीटर। और अब पित्ताशय भी, जो आपका ये गाल ब्लैडर है, इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका हमने बताया था अभी, जिससे पैनक्रियाज में आपने ये पढ़ा था ना, इसमें हेड, बॉडी और टेल होता है। इसी तरीके से इसमें भी आपका गाल ब्लैडर में भी फुंडस पाए जाते हैं, बॉडी होती है, और ग्रीवा यानी कि नेक होती है, ये भी इन तीनों में विभाजित रहता है। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे वो सारे पढ़ लिए हैं। तो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म, यानी कि पोषण एवं चयापचय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों का कैसे जो है पाचन होता है वो हम देख लेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो या तो फिर हम आपका जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर कोई जो सिस्टम है वो लेकर के आएंगे, और या फिर हम आपका ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिए, तब तक
ओके। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है देन लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं, अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, जिनसे भी आप जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी होम साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, उन सभी को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें अगर पसंद आ रहा है तो। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।